जय हिंद सभी को। सबसे पहले आप सबका जीएस भाई आशुतोष पांडे पेड ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर यूपीएसआई के लिए पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्लास को लेकर के भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज आपकी यूपीएसआई की पहली क्लास है और यूपीएसआई की पहली क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखिए, ज़्यादातर होता क्या है, हम साइंस ग्रेजुएट होते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं या आर्ट ग्रेजुएट होते हैं। मतलब इस बात से नहीं है कि हम कहाँ से ग्रेजुएट हैं, ज़्यादातर नॉर्मली हम लोग लॉ ग्रेजुएट नहीं होते, लेकिन हमें यहाँ पर कानून की साधारण समझ होनी चाहिए। तो हम अपनी क्लासेस में आपको एक एक बात पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाएंगे। आपके पास मूल विधि की बहुत सी किताबें होंगी, लेकिन वो समझ में नहीं आती होंगी। काफ़ी सारी किताबें आप लोगों ने इकट्ठा करके रखी हैं, लेकिन वो कोई भी आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ पर प्रैक्टिकल थिंग की बात आती है तो प्रैक्टिकल थिंग से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल थिंग पर आधारित होते हैं। उस पर आप किताबों से पढ़ करके तभी बता सकते हो आंसर, जब आपको उसका मूलभूत शब्द का अर्थ मालूम होगा, तो आप उसका शब्द का अर्थ निकाल पाते होगे। तो आज हम लोगों की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो बातें याद रखिएगा। पहली चीज, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए कभी नहीं कहते, लेकिन जितना एफर्ट करिएगा उतना रेगुलर करिएगा। दूसरी बात, आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, जिस इसको बड़ा बना देता है आपका सामान्य ज्ञान। तो यानी जीएस का पोर्शन तो इसमें रखा ही गया है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो रखा गया वो बौद्धिक क्षमता पर बेस्ड है। बौद्धिक क्षमता पर बेस्ड हो जाने का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो यूपीपीएससी या यूपीएससी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जो कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो आपके पूछे जाने के तरीके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर मूल विधि और इसके बाद संविधान को भी समझेंगे। तो पहले हम लोग मूल विधि को समझते हैं, इसके बाद संविधान को समझेंगे। लेकिन उस सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस है उसे हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप सभी लोग इसका सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, जो कि जीएस भाई आशुतोष पांडे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस लिंक पर जा करके आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जुड़ी हुई आवश्यक जानकारियां यूपीएसआई के सिलेबस, बीआरएसआई के सिलेबस से रिलेटेड ऑलरेडी हमने डाल दी हैं। और भी अगर कोई जानकारी इन फ्यूचर आती है तो वो आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी उस चैनल पर। तो आप उस चैनल से जा करके जुड़ें और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ आगे जो इम्पोर्टेंट बात है, आज ये पहली क्लास है, इसको आप डेमो क्लास भी मान सकते हैं। और डेमो क्लास उन लोगों के लिए जो पहली बार हैं, और जो लोग परिचित हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी आप अगर ये बोलो कि हमारे मोबाइल पे पढ़ा है, तो मोबाइल पे बहुत कुछ पढ़ा है, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, या आपके मित्र के पास है या टेलीग्राम चैनल से आप ले लें, उससे जा करके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। और इसकी हार्ड कॉपी जो भी रजिस्टर आप नोटबुक बना रहे हैं उस पर सबसे पहले आप इसको पेस्ट करें, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। और जो जो पढ़ते जाएंगे उसको हम लोग टिक करते जाएंगे कि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। दूसरी बात, जो कांस्टेबल में आपने तैयारी करी या अन्य परीक्षाओं में तैयारी करी, वो आपने सामान्य ज्ञान पढ़ा है। तो सामान्य ज्ञान का पोर्शन इसमें आपको हेल्प करेगा, लेकिन कितना करेगा ये तो परीक्षा होने के बाद आपको पता लगेगा। इसमें पूरी गाइडलाइन यूपीएसआई की जीएस से रिलेटेड जितनी भी होगी वो सारी हम आपको देंगे, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को कैसे समझना है। इसमें पढ़ने से ज़्यादा समझना जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है मूल विधि से।
मूल विधि क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इसमें दिया जाता है या क्या क्या इसमें पूछा जाता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। मूल विधि में देखिए सबसे पहले ही आपके सिलेबस पे जब आप देखोगे तो पहला पॉइंट लिखा मिलेगा आपको भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग आईपीसी, और दूसरा लिखा होगा भारतीय दंड संहिता, इसके बाद लिखा होगा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता का मतलब होता है सीआरपीसी। तो इन दो पर हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में लेकर के चलना है कि इनका एक एक पॉइंट का आंसर हम लोग अपने आप में निकाल पाए। देखिए धारा के संबंध में बताएं तो धाराएं आप पूरी 511 आईपीसी की हो चाहे 484 सीआरपीसी की हो नहीं रट पाओगे, रट भी लोगे तो कंफ्यूजन होगा और भूल जाओगे। तो जितनी जितना इंपॉर्टेंट है उतना उतना आप पढ़ते चलो, बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर हैंडल करोगे। तो आज हम लोग मूल विधि से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात विधि से ही संबंधित है। विधि का अर्थ क्या होता है? विधि का अर्थ होता है कानून, या इंग्लिश में इसी को हम लोग लॉ बोलते हैं। वर्ड लगा हुआ है मूल, यानी कहाँ से लेंगे या कहाँ से देखेंगे कि क्या विधि है क्या कानून है। तो सबसे पहली बात आज मूल विधि के संबंध में ही करते हैं। मूल विधि के संबंध में आप जब किताबें लेंगे तो उसमें 2 पेज में हो सकता है आपको सिर्फ परिभाषाएं ही दी गई हो, उन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि आप एलएलबी की परीक्षा या पीसीएसजे नहीं देने जा रहे, यूपीएसआई देने जा रहे हैं, सामान्य समझ को दिमाग में रखना है। तो लॉ के अंतर्गत आपको जो मुख्य बात याद रखनी है वो पहली बात ये याद रखनी है कि सबसे पहले आपके जो विधि विशेषज्ञ हुए जिनका नाम था ऑस्टिन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम बताते जाएंगे। तो ऑस्टिन के अनुसार आपसे ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि इनकी समझ जो थी वो बाकी लोगों की समझ से लगभग मिलती जुलती समझ मानी जाती। तो ऑस्टिन के अनुसार क्या था, तो देखिए ऑस्टिन ने विधि को क्या कहा या ऑस्टिन ने विधि को क्या किस रूप में देखा। तो इन्होंने कहा जो विधि है, विधि संप्रभु का समादेश है। विधि संप्रभु का समादेश है। अब जरा इसमें एक एक वर्ड को समझ करके चलते हैं। देखिए संप्रभु का अर्थ क्या होता है? आपके संविधान की प्रस्तावना में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे वहां प्रस्तावना में संप्रभु राष्ट्र की बात आई थी। संप्रभु राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो हमने वहां पर आपको बताया संप्रभु शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा राष्ट्र या ऐसा कोई देश जो अपने चाहे वह निर्णय आंतरिक हो, आंतरिक निर्णय, चाहे वो निर्णय बाह्य निर्णय हो, किसी भी प्रकार के निर्णय हो, इन निर्णयों को लेने के लिए वह स्वतंत्र हो। अगर कोई भी राष्ट्र आंतरिक तथा बाह्य निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है तो उस राष्ट्र या देश को संप्रभु राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। संप्रभु शब्द का अर्थ होता है आंतरिक तथा बाह्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना। तो यहाँ पर आप जब 15 अगस्त 1947 भारत का स्वाधीनता अधिनियम लागू हुआ, उसके पहले क्या आप संप्रभु राष्ट्र थे? हाँ, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि 1935 के अधिनियम से हम लोगों को स्वतंत्रताएं मिली, लेकिन हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभु राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। संप्रभु राष्ट्र हमारा भारत जो है वो कैसा राष्ट्र है? वो संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। वहीं पर अगर आप देखो कि वर्तमान समय में भी कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आंतरिक निर्णय तो ले पाते हैं लेकिन बाह्य निर्णय आज भी उनके कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन से संबंधित होते हैं। तो इन बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए सबसे पहला वर्ड है संप्रभु। इसका अर्थ क्या है? यानी ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक तथा बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग संप्रभु राष्ट्र के नाम से जानते हैं।
तो अब यहाँ से अगली बात हम लोग समझते हैं, समादेश का अर्थ क्या होता है। समादेश का अर्थ क्या है? देखिए समादेश का अर्थ क्या है, अर्थ एक एक शब्द का समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता जाएगा। समादेश का अर्थ होता है कि ऐसा आदेश, यहाँ पर आदेश वर्ड जुड़ा हुआ है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट है तो संधि विच्छेद करके निकालेंगे तो आदेश का वर्ड निकालेंगे, यानी इसके बारे में अगर हम बोले ऐसा आदेश जिसका उल्लंघन, ऐसा आदेश जिसका उल्लंघन दंडनीय हो, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे ही हम लोग बोलते हैं समादेश। तो आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि ऐसा आदेश जिसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है, मूल विधि में इसे क्या कहा जाता है? तो इसी को समादेश कहा जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट पहली तो हम लोग परिभाषा को जस्टिफाई करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, क्लास बेहतर लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ से इतनी बात हम लोगों को यानी संप्रभु का समादेश के संबंध में समझ में आ जाती है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ या विधि को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो यहाँ से देखिए बांटने के संबंध में, लॉ या विधि के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए कि विधि को कितने प्रकार से बांटा गया, तो इसको बहुत से तरीके हैं जिनसे बांटा जा सकता है, लेकिन इसको बेसिकली हम लोग शुरुआत में दो भागों में बांट करके चलेंगे, जिसमें एक को हम लोग हिंदी में नाम दे सकते हैं सामान्य कानून। सामान्य कानून इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको हम लोग कॉमन लॉ बोल सकते हैं, कॉमन लॉ या सामान्य कानून। और दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो वैधानिक कानून, वैधानिक कानून, या इसी को इंग्लिश में बोला चाहें तो बोलेंगे स्टैट्यूटरी लॉ, यानी वैधानिक कानून। सामान्य कानून या वैधानिक कानून, ये दो प्रकार से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है सामान्य कानून क्या है और वैधानिक कानून क्या है। देखिए हमने यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बारीकी से शब्द समझाए थे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से दी गई संस्था संविधिक है, विधिक है, वैधानिक है या अवैधानिक है, या संवैधानिक नहीं है या संविधिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अंतर से भी पूछा जा सकता है कि वैधानिक कानून तथा सामान्य कानून के मध्य में प्रमुख अंतर क्या है। तो पहले वैधानिक कानून को समझते हैं। देखिए वैधानिक कानून वे कानून होते हैं, आप लोग, हम बोलते जा रहे हैं, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप भाषा को लिखते भी जाइएगा। वे कानून जिन्हें संसद द्वारा पारित किया गया हो और जिन्हें संसद बनाती हो, ऐसे कानूनों को हम लोग क्या बोलते हैं? वैधानिक कानून के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेना चाहें तो जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, वैधानिक बनाए जाते हैं, वैधानिक अमेंडमेंट है, बिना हम लोग अमेंडमेंट के कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर ही हम लोग अगर बात करें तो अगली बात हम लोग कर सकते हैं कि वैधानिक कानून के संबंध में इसका अगर एग्जाम्पल लें तो जो आपके अधिनियम है, अधिनियम, ये अधिनियम आपके क्या होते हैं? अधिनियम एक वैधानिक कानून होते हैं क्योंकि संसद विधि बना करके इन्हें पारित करती है। तो यहाँ से हम लोगों को ये बात दिमाग में रखनी होगी कि संसद जो विधि बना करके कानून बनाएगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम लोग वैधानिक कानून के नाम से जानते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछे कि संसद द्वारा विधि के अनुरूप जो कानून बनाए गए उन्हें क्या बोला जाएगा? स्टैट्यूटरी लॉ। तो आप बोलोगे क्या सामान्य कानून हम लोग बना देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। सामान्य कानून वे कानून होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा बनाया गया हो या न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। तो जो न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग सामान्य या कॉमन लॉ बोलते हैं।
अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में 1 वर्ष पहले एक आदेश आया था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात कही थी कि जितने भी सिनेमा घर हैं सभी में प्रारंभ में राष्ट्रगान कराया जाए और अंत समय में भी राष्ट्रगान कराया जाए, या जहां पर भी सिनेमा घर समझे वहां पर राष्ट्रगान को पहले या बाद में उसे एक बार जरूर कराया जाए, जिससे राष्ट्रीय भावना की जो चेतना है वो थोड़ा सा जागृत होगी, लोगों में जागरूकता आएगी अपने देश के प्रति। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो न्यायालय ने इसे पारित किया था, यानी न्यायालय ने अपने आदेश में इसे शामिल किया था, ये संसद ने विधि बना करके तो पारित किया नहीं था। तो यहाँ पर ये कैसा कानून था जो राष्ट्रगान के लिए था, तो ये आपका कॉमन लॉ था, यानी एक सामान्य कानून था जिसे किसने, न्यायालय के आदेश के माध्यम से पारित हुआ था ये। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान गाया जाना। ये जो आपका था आदेश, ये कैसा आदेश था, तो ये आदेश आपका सामान्य कानून से प्रेरित था। तो यहाँ पर ये बात हम लोगों को याद रखनी। धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। तो अब अगर अंतर भी पूछे आपसे तो अंतर भी आप लोग बता सकते हो कि दोनों के मध्य में क्या अंतर है। अब अगर हम आपसे कहें क्या यही एक तरीका है विधि को डिवाइड करने का, तो नहीं, यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं इसको डिवाइड करने के। मान लीजिए हम इसी विधि को दूसरे तरीके से डिवाइड करें, और दूसरे तरीके से डिवाइड करने के लिए हमने मान लीजिए 2 तरीके अपनाए इसको और बांटने के। वो तो हमने शीर्ष तरीके थे जो हायरार्की के अकॉर्डिंग है। अगर उसी के अंडर में जाएं तो और अंदर जा करके हम इसे 2 तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। एक कानून या विधि ऐसी विधि होगी जो कि आपराधिक मामलों के लिए होगी, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आपराधिक कानून बोलेंगे। और एक विधि ऐसी होगी जो कि नागरिकों से संबंधित होगी, जिसे हम लोग नागरिक कानून बोलेंगे। तो ये भी हो सकता है। तो 2 तरीके से डिवाइड कर दिया। इसी आपराधिक कानून से जो रिलेटेड कानून होते हैं, इन्हीं को हम लोग एक पॉपुलर नाम फौजदारी कानून के नाम से भी जानते हैं, फौजदारी कानून। अब जो नागरिक कानून है, इनको हम लोग एक नाम और देते हैं, इन्हें कहा जाता है दीवानी कानून। अभी बात करेंगे दीवानी मामले कौन से होते हैं और आपके फौजदारी मामले कौन से होते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं क्रिमिनल लॉ, और इसे हम लोग बोल सकते हैं सिविल लॉ। तो इसे क्रिमिनल लॉ और इसे सिविल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यहाँ पर ये आ गई, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपराधिक कानून तथा नागरिक कानून या दीवानी कानून, या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दीवानी मामले और आपराधिक मामले के मध्य में क्या अंतर है, दीवानी मामले और आपराधिक मामले के मध्य में क्या अंतर है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि कुछ लोगों के बीच में, किसी का नाम नहीं लेंगे क्यों किसी के नाम को बदनाम किया जाए, मान लेते हैं कि कुछ लोग थे, भाई थे आपस में, या 4 भाई थे या 3 भाई थे। अब 4 भाई ये थे, 4 भाइयों में पिताजी जो थे, पिताजी संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे थे। एक तरीका तो ये होगा कि पिताजी अपने जीवन के रहते हुए संपत्ति को बराबर बराबर बांट देंगे और बराबर बराबर वो
आसानी से सभी लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पर स्वीकार कर लेंगे तो विवाद का कोई प्रश्न नहीं उठेगा, तो कोर्ट तक बात भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर बात करी जाए कि मान लीजिए 4 भाई थे और चारों में संपत्ति को लेकर के विवाद हुआ और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो कोर्ट पहुंच गए संपत्ति के विवाद को लेकर के। अब मान लीजिए वो संपत्ति के विवाद को लेकर के कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन लोगों में मारपीट तो हुई, लेकिन मारपीट इतनी हद तक नहीं हुई कि किसी का आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकल आए बाहर। तो यहाँ पर ये मामला जो कोर्ट पहुंचा, ये मामला अभी तक कैसा मामला होगा, ये दीवानी मामला है, क्योंकि ये नागरिक से संबंधित है, जमीनी विवाद से संबंधित। लेकिन उसी जगह अगर उसी मुद्दे को लेकर के किसी दूसरे दिन कुछ भाइयों के बीच में विवाद हो जाए, खूनी संघर्ष हो जाए और एक दूसरे के सामने गोलियां चला दें, तो अब यहाँ आपराधिक विधि हो जाएगी। तो जो आपराधिक विधि हो जाएगी जब, तो ये मामला कैसा आ जाएगा, तो ये मामला कानूनी हो जाएगा। तो ये मुख्य अंतर है। यानी अगर इसके संबंध में हम लोग बात करें कि ये कैसे कानून है, तो ऐसे कानून जिनका संबंध अपराध से है या आपराधिक कानूनों से है। दूसरा, ऐसे कानून जिनका संबंध जमीन या संपत्ति या अन्य असहमति को लेकर के है, तो ऐसे कानूनों को नागरिक कानून के नाम से जाना जाएगा। अभी आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आप मास्टर हो जाओगे, आपको हर चीज आपको लॉ की समझ में आएगी। इस तरीके से हम उसको लेकर के चलेंगे, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो आपराधिक मामले और दीवानी मामले समझ में आ गए सबको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है यानी आपराधिक कानून है, ये फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो अब हम लोग आपराधिक कानून के बारे में इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को आपराधिक कानून के संबंध में ज्यादा समझ रखनी है, जो आपके यूपीएसआई का मुख्य मोटो है। तो अब हम लोग इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपराधिक कानून या क्रिमिनल लॉ, या बोल सकते हैं आपराधिक मामले भी बोल सकते हैं, ज्यादा समझ में आने लगेगा, आपराधिक मामले। अब यहाँ पर बात आती है कि जो क्रिमिनल लॉ है ये क्या डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 2 भागों में ये बट जाता है। और ये जब 2 भागों में बटता है तो किस किस नाम से बटता है, तो पहला डिवाइडेशन इसका होता है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, जो पहला डिवाइडेशन है इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा जो डिवाइडेशन है इसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ भी बोल सकते हैं या प्रोसीजरल लॉ भी बोल सकते हैं। तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो सब्सटेंटिव लॉ है इसी को आप पढ़ेंगे आईपीसी के अंतर्गत, और जो प्रोसीजरल लॉ है इसको आप पढ़ेंगे सीआरपीसी के अंतर्गत। तो यहां से आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जो सब्सटेंटिव लॉ है इसका हिंदी में अर्थ होता है मूल विधि, और इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रक्रिया विधि। मूल विधि, क्योंकि प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है, प्रक्रिया, तो यहां से प्रक्रियात्मक विधि, और ये होती है मूल विधि। अभी आगे आपको एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो पहले तो अंतर, आपराधिक कानून के अंतर्गत 2 तरीके की विधियां हैं, एक मूल विधि और दूसरी प्रक्रिया विधि, यानी आईपीसी और सीआरपीसी। 2 भागों में डिवाइडेशन इसका हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसका फुल नेम अगर लिखें तो इसका लिखा जाएगा इंडियन पीनल कोड 1860।
1860। और इसे फुल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, कोड ऑफ, इसे लिखा जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये किससे संबंधित है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 और इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप लोग अभी बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको कमेंट को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये क्वेश्चन बताइएगा, जो यहाँ पर 1860 लिखा है, अभी पूरा बताएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक समझ आपको बता रहा है। ये जो 1860 लिखा है, क्या ये 1860 को ये विधि लागू हो गई थी, या 1860 को क्या हुआ था जो इसके आगे 1860 लिखा जाता है? जैसे उसमें 1973 लिखा है, तो क्या 1973 को ये लागू हुई थी, या 1973 को कुछ और हुआ था? बताइए। तो जो 1860 लिखा है, आपको बताएं इस 1860 में ये बना था, 1860 में बन करके तैयार हुआ था। अभी पूरी बात बताएंगे कि जो आपका हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाते हैं चार्टर एक्ट 1833, वहां से इसकी बात उठती है। यानी बात उठने के बाद कहाँ तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो यहाँ से ये 1860 में बना था। अगर कभी ये पूछ ले कि आईपीसी लागू कब हुई, तो लागू होने के संबंध में आप लोगों को याद रखना है, ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। इसमें हम बताएंगे मैकाले का क्या रोल था, पहला विधि आयोग जो था उसका क्या रोल था, सारी चीजें होगी। तो 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुई। वहीं अगर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की बात करें, तो यहाँ पर जो ये लिखा है 1973, ये इस दिन बना था, अक्टूबर 1973 को बन करके तैयार हुआ था। लेकिन अगर इसके लागू होने की बात करें कि ये लागू कब हुआ था, तो अप्रैल फूल जिस दिन आप लोग बनाते हैं उसी दिन इसने भी अप्रैल फूल बना दिया था। 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया गया। तो नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ और 1 जनवरी 1862 को आपका आईपीसी लागू हुई थी। नोट कर लिया? अब जरा इसको और ओपन करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखिए, कई बार हम लोगों के साथ ये होता है कि हम आईपीसी और सीआरपीसी का अंतर करना भूल जाते हैं, या अंतर करके पढ़ते नहीं है, जो हमें बाद में दिक्कत करता है। तो आईपीसी सीआरपीसी को अंतर करके पहले तो समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। सबसे पहली चीज, अगर कोई अपराध किया गया है, मान लीजिए क्रिमिनल लॉ है तो कोई अपराध किया है, यानी अगर थोड़ी देर के लिए बात करें कि जैसे चोरी है, लूट है,
डकैती है, क्या ये एक ही चीज है या तीनों अलग अलग हैं? तीसरी बात कि अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो क्या ये अपराध हैं, और अगर अपराध हैं तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये अपराध हैं? तो आपको ये याद रखना है कि जो आईपीसी है यहाँ पर वो चीजें दी गई कि जिसमें किए गए अपराध की आपको परिभाषा मिलेगी कि जो भी अपराध किया गया उस अपराध के अंतर्गत क्या वो दंडनीय अपराध है, और अगर है तो फिर उसे कहाँ परिभाषित किया गया, उसके लिए सेक्शन क्या लिया गया, धारा क्या ली गई, यानी अपराध को परिभाषित कहाँ से किया जाता है, आईपीसी से किया जाता है। और आईपीसी से परिभाषित हो जाने के बाद जो ट्रायल की प्रक्रिया होती है, अब बात हम शब्द यहाँ क्या ले आए, प्रक्रिया, यानी जो किया गया अपराध होगा उसके लिए अपराध, यानी जो किया गया अपराध है, अब इसे हमने वहां से देख लिया कि ये अपराध है, लेकिन इसमें जो अपराधी है उसे दंडित करने की जो प्रक्रिया कोर्ट अपनाएगा वो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उस पर ट्रायल चलाया जाएगा। जैसे सुशांत केस में भी आप देख रहे हैं मीडिया ट्रायल चल रहा है, सीबीआई को देने जा रहे हैं इंक्वायरी। तो यहाँ पर जो दंडित प्रक्रिया है, यानी जो दंड कर देने की प्रक्रिया कोर्ट द्वारा अपनाई जाए, यानी अपराधी है या नहीं है, किसी के कह देने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन अगर अपराधी है तो उसके बारे में निर्णय कौन लेगा, कोर्ट ही तो लेगा। इसके बाद उसे सजा दी जाए, यानी जो उसका ट्रायल चलेगा कि पहले वो अपनी बात रखेगा, फिर सामने वाला अपनी बात रखेगा, फिर जो पुलिस होगी वो अपनी बात रखेगी, सारी चीजों पर निर्णय निकाला जाए। तो इसके अंदर एक बड़ी प्रक्रिया होती। तो जो लंबी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, कैसे कैसे सारी चीजें अपनाई जाएंगी, ये सारी बातें कोर्ट के अंडर में आती हैं। और यही प्रक्रिया के बारे में आपका सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया, इसीलिए इसको प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। अभी आपने क्या लिखा, इसे प्रोसीजर लॉ बोलते हैं, जबकि इसे क्या बोलते हैं, इसको सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली परिभाषित अपराध कहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा। अच्छा, अभी हमने जैसे मान लीजिए आपसे बोला, एक शब्द बोला चोरी, एक शब्द बोला लूट, एक शब्द बोला डकैती। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने चोरी करी है, वो कहता है लूट करी है, तीसरा कहता है डकैती डाली। अब इनमें अंतर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम आईपीसी में देखेंगे कि कौन सा अपराध चोरी है, कौन सा अपराध लूट है, कौन सा अपराध डकैती है। अभी इसको भी समझेंगे कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके में, हालांकि आपको 2-3 क्लास के बाद ये समझ में आने लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दूसरी बात ये समझ में आने लगेगी कि क्वेश्चन क्या ऐसे पूछे गए हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। तो चोरी लूट डकैती के मध्य में अगर अंतर निकालना हो तो आपको शुरू करना होगा सेक्शन नंबर 378 से। 378 ये कहता है कि कौन सा अपराध चोरी है, फिर इसके 79 में दंड की, 81 में आगे लूट की, उसके बाद आपका अगली बात आती है वो डकैती के बारे में बात करते हैं। तो तीनों अलग अलग बातें हैं, चोरी भी अलग है, लूट भी अलग है, डकैती भी अलग। अच्छा बताओ अंतर क्या है, चोरी लूट डकैती में क्या अंतर, हम बताते हैं। बहुत से लोगों का दिमाग दौड़ गया होगा कि चोरी लूट डकैती, पहले तो एक ही समझ रहे होगे, फिर अंतर अलग समझ में आया होगा कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया होगा तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर अंतर है। देखिए, चोरी एक ऐसा अपराध है जिसमें जिसका जो भी चोरी गया है वो ये ना जान पाए कि उसका सामान चोरी चला गया, यानी किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग चोरी में नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी अपराधी ने किसी बैंक में मान लीजिए वो रात में गया और रात में जा करके उसने क्या किए,
या किसी एटीएम में गया और एटीएम में जा करके उसने क्या किया, उसके पैसे निकाल लिए, पैसे निकाले और चला गया। संयोग ऐसा था कि सीसीटीवी भी खराब था। अब यहाँ पर कोई बल का प्रयोग हुआ ना, उसे कोई रोकने वाला था, वो आया आराम से, उसने पैसे निकाले और पैसे निकाल करके चला गया। पुलिस आएगी, जांच करेगी, क्या पुलिस को ये मालूम होगा किसने चोरी करी? वो अपनी अन्वेषण यानी जो भी उसके अन्वेषण के अंतर्गत कार्यवाहियां आएंगी तो उसके अंतर्गत लगेगी और ढूंढेगी। तो चोरी वो अपराध है, 378 में दिया गया ये सेक्शन में, चोरी वो अपराध है जिसमें किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग ना किया गया हो। दूसरा, इसमें जो व्यक्ति की संख्या है वो हमेशा 2, 3 या 5 से कम ही रहती है, मोस्टली 2, 3 ही रहेगी। दूसरी बात, बल का प्रयोग नहीं होगा, जो कि सबसे मूलभूत। यहाँ पर लूट की बात करें तो बल का प्रयोग की बात करी तो बल के प्रयोग में यहाँ पर ये आएगा कि दिन में हमने देखा कि 2-3 लोगों ने किसी व्यक्ति को बाइक से जो वो जा रहा था उसको रास्ते में लूटा, उसको रास्ते में रोका और रोक करके वो जो पैसे लिए था, मोबाइल लिया था, वो सब छिना लिया। तो यहाँ पर बल का प्रयोग हो गया, और दिन में हुआ या रात में हुआ ये मतलब नहीं, लेकिन बल का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ आदमी कितने होंगे? 2-3 लोग होंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा? लूट कहा जाएगा। तो यहाँ पर बल का प्रयोग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? लूट। अब डकैती की बात आती है। डकैती में मोस्टली 5 या इससे ज्यादा लोग ही होंगे, यानी संख्या पे निर्भर करेगा। 5 से ज्यादा लोग होंगे या 5 लोग होंगे। यहाँ पर जो 5 या इससे ज्यादा लोग होंगे डकैती के समय, यहाँ पर दिन में पूर्णतः बल का प्रयोग करते हुए, या रात में 5 से ज्यादा लोगों ने पूर्णतः बल का प्रयोग करते हुए लोगों ने जाना कि ये हमारा सामान लेकर के जा रहे हैं, या मान लीजिए इस पूरे एरिया पे डकैती डाली गई, 5 से ज्यादा लोगों ने इसका प्रयास किया, तो वहां पर उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर इसे डकैती कहा जाएगा। चोरी में कोई बल का प्रयोग हुआ? नहीं। लूट में बल का प्रयोग हुआ? बिल्कुल हुआ। डकैती में हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। तो ये अपराध हैं और इनको श्रेणी के अनुसार इनके दंड के भी प्रावधान है। तो अगर बात करें चोरी की, तो चोरी को परिभाषित किया 378 में, लेकिन चोरी के संबंध में दंड क्या होगा? तो दंड का प्रावधान इसका 379 यानी सेक्शन 379 में इसके दंड का प्रावधान दिया गया कि क्या क्या सजा दी जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीएसआई जो वर्दी पहनना चाहते हैं वो जुड़ें। जल्दी से जल्दी हम इन चीज़ों को सॉल्व करवाएंगे। अब यहाँ पर जैसे प्रक्रिया विधि है, प्रक्रिया विधि में क्या होगा? कोर्ट के माध्यम से या मजिस्ट्रेट के माध्यम से मान लीजिए कोई अपराध किया गया, दंड प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आ गया वो, और दंड प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आ गया, और कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कोई वारंट रिलीज कर दिया, और वारंट रिलीज होते ही उस अमुक व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी होने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई ना, वारंट इशू हुआ और तब ये प्रक्रिया अपनाई। तो ये किसके अंतर्गत है? सीआरपीसी के अंतर्गत। यहाँ से एक बात हम लोगों को और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर किसी की हत्या हुई है, यानी किया गया अपराध यदि हत्या है, तो इसमें जो पुलिस है या जो एसएचओ है, जो सक्षम अधिकारी है, वो आरोपी को बिना वारंट, आरोपी को बिना वारंट 6 माह के लिए गिरफ्तार कर सकता है। 6 माह के लिए उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, और 6 माह उसको किसी भी प्रकार की बेल या उसको किसी भी प्रकार की छूट कोर्ट द्वारा नहीं दी जाएगी। ऐसा जघन्य अपराधों के संबंध में, यानी संज्ञेय अपराध हैं जैसे कि हत्या, तो इसके संबंध में ऐसी बात यहाँ पर कही गई। अभी इसी तरीके से और भी केस हैं, जो बहुत सारे केस हैं जिसको समझेंगे हम लोग। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज की क्लास आपकी पहली क्लास है, और ये
जो भी क्लास आप ले रहे हैं ये पेड क्लास है। आज हमने पहली क्लास को एक डेमो क्लास के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए आज आप सब लोग इसे देख पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास सिर्फ पेड ग्रुप पर ही आप देख पाएंगे। अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।